क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बच्चा ऐसा, लाल और पाल दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:7 है। 1 अप्रैल 2015 को फर्म उनका डिसॉल्व हो रहा है और डिसॉल्व जब फर्म हो रहा है तो हमने सारी असेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। देन इसके बाद आपके पास ट्रांजेक्शंस गिवन है। अ क्रेडिटर ऑफ 3,60,000 एक्सेप्टेड मशीन वैल्यूड एट 5 लाख एंड पेड टू द फर्म 1,40,000। एक क्रेडिटर 360 का था, 5 की असेट लेके जा रहा है, 140 फर्म को कैश दे रहा है। तो जो कैश मिल रहा है ना फर्म को, हम सिर्फ उसकी एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,40,000। बी पॉइंट, a second creditor of rupees 50,000 accepted stock at rupees 45,000 full settlement of his claim। 50,000 रुपए का एक क्रेडिटर है, वो 45,000 रुपए फुल सेटलमेंट में ले रहा है हमसे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, $45,000। जहां पर डाउट है बच्चा वहां कह देना, मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ, ठीक है। सी पॉइंट सेज अ थर्ड क्रेडिटर अमाउंटिंग रुपीज 90,000 accepted 45,000 in cash and investment plus rupees 43,000 in full settlement। 90 का 45 दूसरा ले रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है उसकी कोई एंट्री नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 45,000। सर दूसरे वाले की क्यों एंट्री नहीं करेंगे? क्या कह रहा है बेटा? सर अच्छा सॉरी दूसरे वाले की एंट्री स्टॉक एक्सेप्ट किया है क्या उसने? मैंने सोचा उसने 45,000 फुल सेटलमेंट में नहीं है, कोई एंट्री नहीं होगी बेटा। कोई क्रेडिटर कोई स्टॉक लेके जाए तो कोई एंट्री नहीं होगा, ठीक है, माय मिस्टेक। थर्ड वाले ने 90,000 रुपए मांगते थे, थर्ड वाला हमसे 45 तो कैश ले रहा है, जो कैश ले रहा है सिर्फ उसकी एंट्री, और इन्वेस्टमेंट 43,000 की ले रहा है, उसकी कोई एंट्री नहीं। लॉस डिसोल्यूशन पे 15,000 का हुआ, तो लाल का कैपिटल अकाउंट डेबिट, पाल का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लॉस 15,000 को 7:3 में डिवाइड कर, 3:7, 4,500 10,500, ठीक है। ये मेरा 14th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चा। एनी डाउट? नो सर। चले आगे, यस हटा दीजिए। हाँ जी, कुछ नहीं सर, हो गया। एसएस लेना है, वापस लिख दूं? यस सर। ठीक है। थर्ड वाले में रियलाइजेशन टू बैंक था 45,000 से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी जितने बच्चे कनेक्टेड है ना, उनकी एसएस क्लिक करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो भाई। देखिए कितने बच्चे होते हैं जो एक्यूरेटली टाइम पे कनेक्ट होते हैं। डी वाले में लॉस था, तो लाल पाल इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 4,500 10,500 और 15,000। एसएस ले लीजिए बच्चा। एक मिनट लगता है, फटाफट फटाफट एसएस लेते जाया करो बच्चा। क्वेश्चन 15 पे आते हैं बच्चा। इसके बाद 15th में हो सकता है कुछ पॉइंट्स हो जहां पर बच्चे अटके हों। हम सारे ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस? क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट 2 एग्जाम्स में जो पिछले 2 सालों के पेपर हुए हैं, उन दोनों ही पेपर्स में जर्नल एंट्रीज ही पूछी गई है इस चैप्टर से। इसीलिए मैं पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ जर्नल एंट्रीज। उम्मीद करते हैं इस बार तो अकाउंट वाला पूरा क्वेश्चन आना चाहिए, बट कोई बात नहीं, हम लोग यही एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस भी होती जाए। इसके बाद आते हैं बच्चा हम लोग 15th क्वेश्चन पे। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है, वही जर्नल एंट्री पास करनी है आपको, असेट और लायबिलिटी ट्रांसफर कर ली है। 15th का यहां से स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट देखिए क्या कहता है 15th का ए पॉइंट। स्टॉक 2 लाख
P took over 50% of stock at 10% discount. Remaining stock was sold at a 25% on cost. बताया था बच्चा मैंने आपको इसका कैलकुलेशन. 2 लाख का स्टॉक, 2 टुकड़े करो. 50% स्टॉक का 50% ये 50% ये आधा आधा. ये P लेके जा रहा है. क्या रेट में लेके जा रहा है? 1 लाख का स्टॉक है, लेस डिस्काउंट हो गया इसका 10%, यानी 10,000 गए, तो 90,000 रुपए में तो P लेके जा रहा है. और रिमेनिंग स्टॉक जो है यानी 1 लाख का रिमेनिंग, इसमें हम प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं कितना? 30%. तो 30,000 ऑन कॉस्ट ही होता है ये ऐश्वर्या, ये 30% ऑन कॉस्ट ही होता है ना. 130 में बेचा हमने. तो जो P लेकर के जा रहा है उसकी एंट्री होगी P का कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000. जो हमने बेचा वो बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसा आया 1,30,000. टू रियलाइजेशन, दोनों का टोटल 220. आई बात समझ में? Second, B debtors is 2,25,000. Provision for doubtful debts is 25,000. 20,000 of the book debts proved bad. समझो, डेटर 225 के हैं. प्रोविजन को हम ऑपोजिट साइड में पोस्ट कर चुके हैं. याद करो, डेटर्स डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स डेटर 225. 25,000 का जो प्रोविजन है वो क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रियलाइजेशन के क्रेडिट में रख देते हैं. अब 20,000 के बैड डेट हो गए. बेटा 20,000 के बैड डेट हो गए तो आपको जो पैसा मिला बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी डेटर्स 225 के थे, इसमें से 20,000 डूब गए. अब कितने बचे? 2,05,000. प्रोविजन से कोई मतलब नहीं इस चैप्टर में, क्योंकि प्रोविजन ऑपोजिट साइड में लिख करके हम खत्म कर चुके उसे. सी पॉइंट, इसमें हो सकता था बच्चों को डाउट हो. सी पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 12,50,000 हमने 15 लाख में बेची थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन. तो बेटा हमने जो क्या बेचा? मशीन बेचा ना. हमने जो लैंड एंड बिल्डिंग बेची, बैंक टू रियलाइजेशन, नेट एंट्री नेट अमाउंट से 15 लाख माइनस 15 लाख का 2% 30,000, 14,70,000. नेट अमाउंट 14,70,000. डी पॉइंट, मशीन बुक वैल्यू 6 लाख की है, एक क्रेडिटर को हैंडओवर कर दी 10% डिस्काउंट पे, नो एंट्री. कोई असेट कोई क्रेडिटर लेके जाए, कोई एंट्री नहीं. ई पॉइंट, गुडविल नहीं, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 60, रियलाइज 125%. बेटा जब हमें पैसा आएगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट है 60,000 का 125%, 125 अपॉन 100 तो 75,000. ई वाला पॉइंट. एफ पॉइंट कहता है गुडविल 75,000 की, प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000 का. बचा ये गुडविल और प्रीपेड इंश्योरेंस हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी, क्या ये बिका? इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कोई एंट्री नहीं. एफ की नो एंट्री, क्योंकि ये अभी रियलाइज नहीं हुआ. एफ के बाद बच्चा हम आते हैं जी. G point says there was an old furniture in the firm which had been written off completely in the books. This was sold for 10,000. Asset बिके, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. कोई लाइबिलिटी का पेमेंट करना हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000. जी एच नहीं, जी के बाद हाँ एच. Z, an old customer whose account of 20,000 was written off as a bad debt previous year, paid 60%. आपको पैसा मिल रहा है, सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 60% ऑफ 20,000 12,000. बाकी का डूब गया, उसकी एंट्री नहीं. एच के बाद आई वाला पॉइंट. आई क्या कहता है? P undertook to pay Mrs. P's loan 50,000. P Mrs. P का लोन पे कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल. P को पैसा
फॉर्म देगा, ठीक है, 50,000। J says trade creditor 160. Half of the trade creditor accepted plant and machine at an agreed value of 54,000 and cash in full settlement of their claims after allowing a discount of 16,000. समझ रहा? इसका थोड़ा सा आप ऐसे बनेंगे 1,60,000 के क्रेडिटर। एक बच्चा यहाँ पे डाउट आएगा, इस पूरे क्वेश्चन में आपको ये दो जगह पर जरूर डाउट आएगा, एक बी और एक जे, बाकी तो मुझे नहीं लगता कहीं डाउट आया होगा। 1,60,000 के ट्रेड क्रेडिटर है, इसके दो टुकड़े करेंगे, 50%, 50%, 50%, 50%, ठीक है। Half of the trade creditor accepted plant and machine at an agreed valuation of 54,000. 80,000 के हाफ हो गए। अभी एक तो प्लांट एंड मशीन लेके जा रहे 54 में, बेटा अब रिमेनिंग कितना बचा? 26,000, ठीक है। अब 26,000 में से भी वो 16,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं और बाकी का कैश ले रहे हैं। डिस्काउंट 16,000, तो कुल मिलाकर के 10,000 हमें इनको पे करने, 10,000 हमने इनको पे किए, 10,000, और बाकी के जो रिमेनिंग है उन्होंने 90% हमने उनको पेमेंट किया, 80,000 थे, यानी इसका भी मतलब 10% का डिस्काउंट हो गया, इन्होंने डिस्काउंट दिया 10% का, 90% पे किया, तो 90% कितना होता है इसका? 72,000। बेटा 72,000 एक ये पे हुआ, एक 10,000 ये पे हुआ, ये दोनों अमाउंट मिलाकर के 82,000 पे हुए। एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 82 से। फिफ्टीन क्वेश्चन कंप्लीट। एसएस ले लीजिए बच्चा आराम से, किसी बच्चे को डाउट हो पूछ लीजिए। इसके सामने का ये वाला वर्किंग नोट और जे का वर्किंग नोट ये 15 है, सॉरी 16 नहीं 15। एनीबॉडी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सिर्फ स्पेसिफिकली 16 क्वेश्चन में आएंगे बच्चा। इसके बाद 16, 17 दो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। 17 क्वेश्चन आपने देखा होगा, नीचे लिखा है दिल्ली 2017, तो दिल्ली 2017 के पेपर में आया है। ऐसा ही क्वेश्चन सेम इलस्ट्रेशन आप देखेंगे एक मिलेगा आपको, वो इस साल लास्ट ईयर मतलब आया था पेपर में, ठीक है। हटा दे इसको, रफ कर दे, आप लोगों ने एसएस ले लिया हो तो बच्चा, चलिए हटा देते हैं हम लोग। देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन 16 कहता है जर्नल एंट्रीज पास करो, सेम वही। ए पॉइंट कहता है देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड 18,500। समझो, कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है बेटा जो अभी हमारी फाइनल लायबिलिटी नहीं बनी। ये तब हमारी फाइनल लायबिलिटी बनेगी जब कभी कोई इंसिडेंट होता है। कौन सा इंसिडेंट होता है? जैसे हमने ये बीआर डिस्काउंट करवा रखा है बैंक से, तो अगर मान लीजिए जिस पर्सन ने बीआर हमसे एक्सेप्ट किया था ना, वो बंदा मेच्योरिटी डेट पे पेमेंट नहीं करे उस बीआर का, तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, ठीक है। कब? जब जो डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो जाए या डेटर मेच्योरिटी डेट पे पेमेंट ना करे ड्यू अपने बिल का, ठीक है। तो वो जब होगा तब वो बिल का पेमेंट मुझे करना पड़ेगा, तब वो कंटिंजेंट लायबिलिटी मेरी लायबिलिटी बनेगी। अच्छा आगे, an acceptor of one bill of 2,500 become insolvent and 50 paisa in a rupee was recovered. The liability of the firm on account of the bill discounted and dishonor has not so far been recorded. समझो, 18,500 रुपए का एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, 18,000 यहाँ ऊपर लिखता हूँ, 18,500 का एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ बीआर डिस्काउंटेड। इस लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं?
बी आर डिस्काउंटेड की एक लाइबिलिटी है 18,500, इसमें से 2500 रुपए का जो लाइबिलिटी है 2500 रुपए का वो इंसॉल्वेंट हो जाता है बंदा, ये 2500, बाकी कितना बचा 16,000। तो ये जो डेटर है 2500 का, डेटर बिकम इंसॉल्वेंट। अब इसमें से आधा आता है आधा डूबता है, 1250 रिसीव, 1250 रिसीव, और ये बैड डेट हुआ। ठीक है, कहानी समझ आ गई। अच्छा, बाकी के 16,000 का क्या है बच्चा, बाकी के 16,000 हमें पे करने ही हैं। तो समझना, मुझे तो पूरे 18,500 रुपए चुकाने पड़ेंगे, मेरे बैंक अकाउंट से तो 18,500 जाएंगे। तो 16 का ए पॉइंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये वो लाइबिलिटी है जो मुझे पे करनी ही पड़ेगी, 18,500। अब इसमें से एक 1250 रिसीव हुए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैं आपको अलग अलग एंट्री करके बता रहा हूँ। 1250 ये डूब गया, गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, 18,500 में से 1250 लेस कर दो, 17,250 से भी आप सिर्फ एक एंट्री पास कर सकते थे, नेट एंट्री। ठीक है, बट हमें दो एंट्रीज मैंने पास करके दिखाई, बिकॉज आपको दोनों का इफेक्ट समझ आ जाए। ये इसी का ए का वर्किंग नोट। बी पॉइंट, there was a contingent liability in respect of a claim for damages 75,000. Such liability was settled for 50,000 and paid by a partner A. एक contingent liability थी damages की, claim for damages, मतलब हम कभी कोई चीज लेकर के जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम से हमने कोई एसी खरीदा, वो एसी घर तक डिलीवर करने आया, उसमें कोई डैमेज हो गया ट्रांसपोर्ट वगैरह में, तो बेटा डैमेजेस के 75,000 के क्लेम थे। ठीक है, अब वो क्लेम 50,000 में सेटल कर रहे हैं और ए नाम का बंदा पे कर रहा है। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 50,000, ए को फर्म देगी 50,000 क्योंकि ए ने पे किया। सी पॉइंट, firm will have to pay 10,000 as compensation to an injured employee which was a contingent liability not accepted by firm. पहले वो contingent liability थी, अब फर्म को 10,000 रुपए एम्प्लॉइज को कंपनसेशन देना पड़ रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट करना है तो टू बैंक 10,000, पहले से रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, पहले कॉन्टिंजेंट थी। डी वाला पॉइंट, rupees 5,000 for damages claimed by a customer has been disputed by the firm. It was settled at 70% by a compromise between the customer and the firm. यार एक 5,000 रुपए का डैमेज था, क्लेम फॉर डैमेजेस था, कस्टमर के साथ फर्म का डिस्प्यूट हो गया, फर्म ने 70% में सेटल किया, साथ में जो 3,500 रुपए रियलाइजेशन टू बैंक, पेमेंट करना पड़ रहा है ना हमें, तो 5,000 का 70% 35 भाई, बस हो गया। 16 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। किसी बच्चे को डाउट हो तो यहाँ तक पूछ सकता है बच्चा। चलिए आगे चलते हैं, कोई डाउट नहीं है ना। 17 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चा, फिर मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाले टॉपिक्स जो हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। ले लिया होगा ऐसे, कोई डाउट है? नहीं, नो सर। क्वेश्चन 17 बड़ा मस्त क्वेश्चन है बच्चा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है ये, और एग्जाम में भी आया हुआ है। यहाँ पे बच्चों से ना सिर्फ वो रियलाइजेशन एक्सपेंस वाला टॉपिक पूछा गया पूरा। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है, धर्म पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एट अ रेम्युनरेशन ऑफ 12,000। हमने धर्म को 12,000 रुपए फिक्स रेम्युनरेशन दिया कि भाई आपको पूरा प्रोसेस देखना है रियलाइजेशन का, मतलब डिसोल्यूशन का, पहले 12,000 रुपए देने की एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म। आगे लिखा है
एंड ही हैज टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, हमें डिसोल्यूशन के एक्सपेंस भी बियर करने हैं, मतलब जो धर्म है उसे डिसोल्यूशन के एक्सपेंस भी बियर करने हैं। डिसोल्यूशन के एक्सपेंस 11,000 रुपए है और धर्म ने ही पे किए, बस धर्म ने पे किए तो नो एंट्री, ठीक है। बियर भी धर्म को करने थे, पे भी धर्म ने किए, नो एंट्री, बस फर्स्ट एंट्री होगी। बी पॉइंट, Jay, a partner, was appointed to look after the process of dissolution and was allowed a remuneration of 15,000. जय को हमने 15,000 रुपए रेम्यूनरेशन के दिए हैं, वही डिसोल्यूशन के खर्चे देखेगा। जय अग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ठीक है। पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जय, $16,000 अब इसकी एक और एंट्री, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस 16,000 वर पेड बाय विजय अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जय। विजय ने पे कर दी है बेटा 16,000 रुपए का डिसोल्यूशन खर्चा जय के बिहाफ पे, तो जय से कटेगा, विजय को मिलेगा, जय के कैपिटल अकाउंट से कटेगा पैसा और विजय को मिलेगा, तो विजय में क्रेडिट होगा। जब कभी कोई रिलेशन का खर्चा पार्टनर ए को बियर करना था लेकिन पे पार्टनर बी ने कर दिया, तो ए अकाउंट डेबिट टू बी, मतलब जय अकाउंट डेबिट टू विजय, अमाउंट 16,000। सी पॉइंट, Deepa, a partner, was to look after the process of dissolution, and for this work she was allowed a remuneration of 7,000. Deepa agreed to be a dissolution expense, ठीक है। देखिए जी, अपन पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीपा कैपिटल, पहले हम उसे फिक्स अमाउंट दे दें, ₹7,000। नेक्स्ट, Deepa agreed to be a dissolution expense. Actual dissolution expense 6,000 were paid from the firm's bank account. फर्म ने चुकाया तो फर्म दीपा से काटेगी, दीपा का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ₹6,000 का खर्चा, समझ आ रहा है। डी पॉइंट, देव अ पार्टनर अग्रीड टू डू वर्क ऑफ डिसोल्यूशन 7,500, हमने देव को 7,500 में अग्री किया कि वो डिसोल्यूशन का खर्चा देखेगा। He took away stock of the same amount as his commission, वो स्टॉक लेके गया अपनी कमीशन के बदले, स्टॉक ऑलरेडी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। आप सोचो, आप अगर मान लीजिए स्टॉक नहीं लेके जाता तो आप क्या करते, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल, ठीक है। समझो, मैं ऐसे करता, इसकी 2 एंट्रीज भी कर सकता हूं और नहीं तो एक सिंगल एंट्री भी कर सकता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल, पहले देव को हमने दिया 7,000 रुपए ना, शायद 7,500, और फिर वो स्टॉक लेके गया, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर है, तो देव का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सेम रिवर्स एंट्री होगी। तो आप इन दोनों एंट्री को कट करके नो एंट्री भी कर सकते हो और आप चाहो तो ये 2 एंट्रीज भी कर सकते हो, ये 2 या नो, कोई एंट्री नहीं, इट्स योर चॉइस कि आपको क्या करना है, ठीक है। पॉइंट ई, जीव अ पार्टनर agreed to do the work of dissolution for which he was allowed the commission of 10,000. जीव को हम 10,000 रुपए कमीशन के दे रहे हैं। He agreed to be a dissolution expense. Actual dissolution expense paid by Jeev were rupees 12,000. These expenses were paid by Jeev by drawing cash from the firm. समझना, पहले जीव को 10,000 रुपए में हमने अग्री किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जीव्स कैपिटल, $10,000। अब जीव ही पैसा चुका रहा है, लेकिन वो पैसा चुका कहां से रहा है, फर्म से विड्रॉ कर रहा है, तो बेटा फर्म से विड्रॉ करे या फर्म चुका है रियलाइजेशन एक्सपेंस, बात तो है कि फर्म जीव के कैपिटल से काटेगी, तो बैंक 12,000 रुपए। कंफ्यूज किया इसने लाइन को घुमा करके, वो पैसा फर्म से ही निकला है, तो जीव की कैपिटल से फर्म काटेगी और टू बैंक 12,000। F point is a debtor of rupees 8,000 already transferred to realization account agreed to pay realization expense of 7,800 in full settlement of his account. एक डेटर हमारा खर्चा चुका रहा है, नो एंट्री। समझ आ गया। चलिए बच्चा, ये हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन डाउट था ये तो,
क्योंकि बहुत कंफ्यूजन थे बच्चों को। तो बच्चा आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। कल डिसोल्यूशन एक्सपेंस वाला टॉपिक हम लोग सॉरी मेमोरेंडम बेनिफिट वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, एसएस ले लीजिए आप इसका। ओके बच्चों, चलिए क्लास ऑफ करते हैं। ओके सर, थैंक यू।